नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे मौजूदा छात्र आंदोलन की जीत पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके के आह्वान पर चले व्यापक जन आंदोलन की उपलब्धियों पर। अब हम बातचीत करेंगे आइसा, एसएफआई, दिशा छात्र संगठन, एआईएसएफ, दूसरे छात्र संगठनों द्वारा पूरी शिद्दत मेहनत से लड़े गए छात्र आंदोलन की जीत पर। हम बातचीत करेंगे कि देश में जो कॉलेज दर कॉलेज, यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी, सचिवालय दर सचिवालय, सड़क दर सड़क जो व्यापक जन लामबंदी हुई कि परीक्षाएं साफ सुथरी हों, पेपर लीक ना हो और पेपर लीक को न रोकने वाली सरकार की जिम्मेवारी तय की जाए, उस कसौटी पर खरे न उतरने वाले, अपने कर्तव्य के निर्वहन में सक्षम न होने वाले मंत्री इस्तीफा दें। इस उपजे जनाक्रोश की क्या उपलब्धि है और इस पूरे घटना विकास के अंदर भविष्य को प्रभावित करने वाले क्या बीज छुपे हुए हैं, इस छात्र आंदोलन का दूरगामी सामाजिक राजनीतिक क्या असर पड़ेगा, इस पूरी चर्चा और विमर्श में हमारे साथ मौजूद हैं नरेश दनोदा जी, जो भारत की जनवादी नौजवान सभा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया डीवाईएफआई के हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव हैं। नमस्कार जी। कुलदीप जी नमस्कार, और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी, आप तो इस पूरे छात्र आंदोलन में निरंतर सक्रिय रहे हो और पूरे करीब से आपने राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक इस आंदोलन को देखा भी है। और इस अभी कल ही जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो एक प्रमुख मांग थी। और इस पूरे घटना विकास पर जब खुशियां भी मनाई जा रही हैं और आंदोलनकारी काफ़ी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कैंप में एक उदासी छाई हुई है, आरएसएस के लोग बड़े मायूस महसूस कर रहे हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी टिप्पणी की है कि मेरे लिए देश पहले है, मैं देश हित में निजी हितों से ऊपर रखता हूं और मैंने देश हित में इस्तीफा दे दिया है। और कुछ इस तरह की टिप्पणियां भी आ रही हैं कि इस इस्तीफे की आड़ में, इस जन आंदोलन में कुछ देश विरोधी तत्व हैं, उनको ना मजबूत किया जाए, ऐसे सांप्रदायिक तत्व निरंतर कमेंट कर रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है इस पूरी घटनाक्रम पर, जो इस जीत पर, इस घटना पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर? सबसे पहली टिप्पणी है मेरी जैन जी के लिए, इस देश के जैन जी को जो है वो क्रांतिकारी सलाम है। इस देश का जो जैन जी था उसके ऊपर कई तरह के सवालिया निशान थे। ये तो फोन में बड़े रहे हैं, इनमें तो कोई फुर्सत नहीं है, ये तो बहुत ही जो है कोमल है, ये तो कुछ काम नहीं कर दे को, इस तरह का जो है जो एक छवि निर्मित हो गई थी। आप और मैं भी जो है इस तरह की टिप्पणियां करते थे कि ये नई पीढ़ी जो है, ये जेन जी पीढ़ी है, ये कुछ अलग तरह की है, ये आंदोलनों में विश्वास नहीं करती, आंदोलन इनके बस की बात नहीं है। तो पूरे इस नैरेटिव को जो है उल्टा करके रख दिया और इस जेन जी के आंदोलन ने वो करके दिखा दिया जो अभी तक नहीं देखा गया। ये नई नस्ल जो है, आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, ये जो नई नस्ल है, ये देश में बदलाव का रास्ता जो है वो तय करने जा रही है। ये नई नस्ल, ये धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, आपके जो टोटल जो ये आईटी शेल जो बीजेपी की है, टोटल जो बीजेपी का मीडिया है, इस तमाम आपके प्रचार माध्यमों का अकेला ये जो जैन जी जो है ये मुकाबला कर सकते हैं। हर तरीके से मुकाबला, जितने क्रिएटिव ढंग से इन्होंने मुकाबला किया है, हर जो बीजेपी की हर उस तरह का, हर उस हथियार का, हर उस लेवल का जो आंदोलनों के खिलाफ जो प्रयोग करते हैं, आंदोलनों पे जो लेबल लगाते हैं, उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया है।
बहुत ही क्रिएटिव ढंग से जवाब दिया है। आप जंतर मंतर पे गए हो, आपने देखे होंगे किस तरह से वो स्टिकर किस तरह के अलग अलग तरह लिए हुए थे, किस तरह की वहाँ पे नारेबाजियां हो रही थी, किस तरह के वहाँ पे जो है वो मीम बनाए जा रहे थे। वो एक अलग तरह की एक क्रिएटिविटी जो वहाँ पे देखने को मिली, एक अलग तरह की जो ऊर्जा वहाँ पे थी नौजवान आंदोलन के अंदर, जो नौजवान आंदोलन के अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए वो वहाँ पे देखने को मिली है। तो ये एक संभावना पैदा करी है, खासकर कई बार सत्ताधारी लोग जब उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके पैरों के नीचे आ चुकी है, वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर चुके हैं, तभी जो है जनता उठती है, उठ खड़ी होती है और उनको गलत साबित कर देती है। ये इतिहास में पहले भी हुआ है, ये इतिहास में होता रहेगा, भविष्य में होता रहेगा। ये जो जैन जी ने करके दिखाया है, ये एक भविष्य के लिए काफी एक संभावनाएं खोलता है, एक रास्ता खोलता है, एक उम्मीद पैदा करता है कि आप कितना भी प्रचार करो, आप कितना भी प्रचार साधन आपके हाथ में हो, लेकिन लोग उठ खड़े होंगे, लोग एक दिन जो है आपको उखाड़ फेंकेंगे। ये एक जैन जी ने जो है वो करके दिखाया है। आप जो ये मतलब खुद भी एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो और आज हर जगह प्रचार माध्यमों में हर समाज के स्तर पे इसका भी जिक्र है, जो जैन जी की टर्मिनोलॉजी है, ये जैन जी शब्द कहाँ से आया है और ये किन के लिए प्रयुक्त होता है? इस पूरी टर्म की परिभाषा क्या है? ये जैन जी, ये मान लो आज जो 15 साल से ऊपर के हैं और 30 साल से नीचे के बच्चे हैं, लगभग ये एक जनरेशन जो है, हम जिस जनरेशन है, हम जनरेशन वाई से हैं। आने वाला अभी जो जनरेशन जो 15 से नीचे की है उसको जनरेशन अल्फा बोला जाता है, और अभी जो जनरेशन पैदा आज के दिन में जो पैदा हो रही है उसको जनरेशन बीटा बोला जाएगा। ये एक तरह से टर्मोलॉजी प्रयोग जो है, खासकर यूरोप में ये टर्मोलॉजी इस तरह उम्र के हिसाब से, नए दौर के हिसाब से, नई परिस्थितियों के हिसाब से इस तरह की टर्मोलॉजी का प्रयोग किया जाता रहा है। ये जो टर्म आई हैं, एक मतलब टेक्निकल शब्दावली में युवाओं को उनके उम्र ग्रुप के हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द ये है। जेन जेड है, जेन जेड है। वो अमेरिका की भाषा में जेड को जी बोलते हैं, इसलिए इसको जेन जी की टर्म है। इसमें थोड़ा एक दो बातचीत और भी है जो देखने में आया। अगर मतलब जन आंदोलन तो पहले भी होते रहे हैं, बड़े बड़े जन आंदोलन इस भारत की भूमि पे लड़े गए हैं। इस मजबूत छात्र आंदोलन में जो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरे यूट्यूब ग्रुप्स है, इस आंदोलन के आयोजनकर्ताओं ने, नेतृत्वों ने या इस आंदोलन में शामिल एक्टिविस्टों ने जो उपयोग किया है, खासकर सरकारी प्रचार तंत्र की जो काट उपस्थित की है, क्योंकि मुख्य धारा का जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो भी बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ। इसमें आपने कुछ इस तरह की घटनाएं भी देखी, बल्कि नारे लगाए गोदी मीडिया, और मतलब जो पत्रकार अपना धर्म भूल गए सिर्फ सत्ता की मड़ाई खा रहे थे, उनके लिए भी एक चुनौती दरपेश की है। इस नई टेक्नोलॉजी का, इन यूट्यूबर का या छोटे चैनलों का, इसका आप कितना रोल मानते हैं इस छात्र आंदोलन की जीत सुनिश्चित करने में? बड़ा रोल है। हालांकि अभी तक इसको बाधा के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ये तो इस आंदोलन का बेस ही यही है। अब जब अभिजीत कोई नेता नहीं था, अभिजीत कोई एक्टिविस्ट नहीं थे, वो जो एक शब्द बोला गया था कॉकरोच, एक मीम ही बनाया था। वो कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम था, वो जो अभिजीत ने बनाया था। उसको खुद को नहीं पता था इस तरह का कोई सपोर्ट मिलने वाला है। वो जो दुख तकलीफ वास्तविक थी, उससे लोग जो है उठ खड़े हुए और ये नई तकनीक जो है वो एक हथियार के रूप में काम किया। जितनी बड़ी संख्या में वो सीजेपी के इंस्टाग्राम ग्रुप से 2 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो
सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ गए, जिसको चुनौती माना बीजेपी ने उसको क्या वो उसको बंद कर दिया, खत्म कर दिया उसको बैन कर दिया, अकाउंट बैन कर दिया। तो ये एक तकनीक जो है वो किस तरीके से आंदोलन में प्रयोग किया जा सकता है तकनीक का, और फिर पूरे के पूरे नैरेटिव का जो मुकाबला किया गया। अभी से पहले किसान आंदोलन में एक लेवल तक इस नैरेटिव का मुकाबला किया गया था, लेकिन वहां पे भी नैरेटिव, बीजेपी का नैरेटिव डोमिनेट कर रहा था। पहली बार है जब बीजेपी के नैरेटिव को उलट दिया गया। आज पूरे देश के अंदर ये यूथ का नैरेटिव जो है वो बुरी तरीके से हावी था, डोमिनेट कर रहा था बीजेपी के नैरेटिव के ऊपर। जब पूरा सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी इतनी बड़ी आईटी सेल है, इतने ज़्यादा संख्या में जिनके पेड वर्कर हैं, पूरा दिन रात जो है तमाम चैनल, तमाम जो मुख्यधारा के चैनल बीजेपी के लिए जो दिन रात प्रचार करते हैं, उसके बावजूद डोमिनेट करने लगे कोई एक नैरेटिव, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से वो हर बार वो लेबल लगाते हैं, इस आंदोलन को भी लेबल करने की कोशिश करी गई, पुरजोर कोशिश करी गई। आपने देखा हुआ एक प्रोफेसर थी, उन्होंने गीत गाया था, नाम रहेगा अल्लाह का। अब इसका बहुत बुरी तरीके से सांप्रदायिकरण किया गया। उसका नाम ले लेके अभी भी कल भी जींद में एक प्रोटेस्ट हुआ भाई, वहां पे अल्लाह के नाम की बात हो रही थी। अब ये अनपढ़ और जाहिल लोग, इनको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। अब ये ज़ेनजी थे, ज़ेनजी ने तो बता दिया नहीं बिना, ये एक गजल थी, फैज अहमद फैज की गजल थी, हम देखेंगे। ये आंदोलनों की गजल है। तमाम आंदोलनों में जब तानाशाहों के खिलाफ में जब भी संघर्ष होते हैं, वो इस गजल का प्रयोग होता था। जियाउल हक जो पाकिस्तान के एक तरह से वो तानाशाह थे, आज जिस तरीके से मोदी हैं, उसके खिलाफ वो गजल गाई गई थी। फैज अहमद फैज को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको फैज अहमद फैज को एंटी मुस्लिम जो है वो बोला गया था। वो आप कमाल देखो कि वो जो नैरेटिव वहां पे काम कर रहा था फैज अहमद फैज के खिलाफ, वही नैरेटिव यहाँ पे भी काम कर रहा है। अब एक ही गजल है, वो इस्लाम विरोधी थी वहां, यहाँ पे हिंदू विरोधी होगी वो गजल, जबकि नाम रहेगा अल्लाह का मतलब क्या? मूल रूप में वो गजल एक क्रांतिकारी है, जो हर तरह की कट्टरवाद और तानाशाही के खिलाफ है। बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, हम देखेंगे। मतलब बहुत ही क्रांतिकारी गीत है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, मतलब बहुत ही रेवोल्यूशनरी गजल है। उसका सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। अल्लाह शब्द के नाम से चीड़ है। अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज का सवाल है नहीं, तो भाषा का सवाल है नहीं। मतलब यहाँ पे सांप्रदायिकरण कैसे हो गया? आप कहीं पे गॉड बोलोगे तो उसका वो ईसाइयों के लिए बोला जा रहा है गॉड। मतलब आप इंग्लिश भाषा में बोलोगे तो गॉड ही बोलोगे ना, क्या बोलोगे? राम बोलोगे। आपका जो कहने का एक भाव ये भी है कि जो सांप्रदायिकरण करने की केंद्र सरकार की जो एक तीव्र और स्पीड की पूरी एक कार्यनीति थी, उसको भी इस आंदोलन ने काउंटर किया है, उसको भी एक प्रकार से कामयाब नहीं होने दिया गया। दूसरा हिस्सा भी बोल रहा था उसमें, राम को गालियां दी जा रही थी। किस राम को गालियां दी जा रही थी पता है? किसका जिक्र कर रहे वो? कुणाल कामराय थे, बहुत अच्छे कॉमेडियन है। उन्होंने एक टर्मोलॉजी का प्रयोग किया, भाई सीता के पति के नाम पे नीता के पति का जो है वो काम कर रहे हैं। सीता के पति का काम करने के लिए आए थे, लेकिन नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इससे जो है वो धार्मिक भावनाएं आहत होगी। अब सोचो, राम को अगर सीता का पति बोल दिया जाए, भारत में धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो आपने नारा सुना है आपने, शियापति रामचंद्र की? ये तो बोला ही जाता है, शियावर रामचंद्र की, शियापति रामचंद्र की, बहुत ही सम्मान के साथ बोला जाता है। असल में सवाल ये नहीं था
कि सीता का पति बोल दिया। असल में अगला जो शब्द था वो जो नीता का पति बोल दिया नहीं, वहां पे जो तकलीफ पॉलिटिकल उससे व्यंग थे, हाँ वहां पे जो पॉलिटिकल व्यंग था नहीं भाई, आप जो है अडानी की सेवा पे जुटे हुए हो, अंबानी आप जी की अंबानी की सेवा पे जुटे हुए हो, अडानी की सेवा पे जुटे हुए हो, उन पूंजीपतियों की सेवा पे जुटे हुए हो। उसको जो एक्सपोज करते हैं नहीं, वो लाइन उसको एक्सपोज कर रही थी, इसलिए जो है हर चीज के ऊपर आगे कर देते। ये किसी का जवाब देना ही नहीं चाहते। कहीं धर्म को आगे करेंगे, धर्म के पीछे छुपेंगे, कहीं सेना को आगे करेंगे, सेना को पीछे छुपेंगे, कहीं देश के नाम पे जो वो पीछे छुप जाएंगे। असली बातों का जवाब देना नहीं चाहते। जो देश के अंदर जो लूट मचा रखी है, जो शिक्षा का जो बर्बादी का भी आज सवाल क्या होना चाहिए था, बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए था कि शिक्षा के ऊपर 4.6% खर्च किया जा रहा था, आज 2.6% खर्च किया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर 2% जो कुल बजट का जो खर्चा कम किया गया है, उससे जो शिक्षा की जो बर्बादी शुरू हुई है, उससे जो शिक्षा का खस्ता हाल शुरू हुआ है, ये बजट क्यों घटा गया? क्या आप अनपढ़ रखना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते? जब शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आप बजट कम करने जा रहे हो और बार बार कम कर रहे हो, हर बार कम, हर बजट में जो है वो आप देखेंगे कि शिक्षा के ऊपर बजट हर बार कम हो जाता है। तो इसके जवाब देने पड़ेंगे नहीं, इसके जवाब इस आंदोलन में इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे चर्चा ना हो, इस और चर्चा ना जाए, तो ये जो है वो छिपते फिरते। आज भी इसका सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा। शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये तो मुगल हिस्ट्री को हटा दिया था, वो मुस्लिमों की हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा था, इसलिए मतलब हर तरीके से जो सांप्रदायिकीकरण जो है, सांप्रदायिकता के पीछे छिप जाते हैं, धर्म के पीछे छिप जाते हैं। कुछ भी मुद्दा आए उसमें आगे धर्म को कर देते हैं, आगे देश को कर देते हैं। अब जो लोग, इनके धर्म को ही एक्सपोज करने की जरूरत है। कितना नकलीपन है इनके धर्म में। आप बताओ, अगर कोई कुणाल कामरा स्टेज पे आए और ये बोले सीता के पति, उसके नाम से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं, तो क्या राम मंदिर के अंदर चोरी हुई तो उस वक्त इनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए थी? किसी की हुई, किसी ने बोला, बल्कि बचाव करने के लिए आ गए। जब शंकराचार्य का अपमान हुआ, उन्हें गंगा में नहाने तक नहीं दिया गया, उस वक्त किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। जब एक साधु को बिल्कुल टीवी डिबेट में पिटा गया, उस वक्त किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। जब हनुमान को एक रैली में नचाया जाता है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन ये तो जैन जी था, इसलिए सारी चीजें ये वो अभी भी जवाब दे रहे हैं। आप देखो, कोई भी ये कितना भी प्रचार करे, इनके पक्ष में कोई कमेंट नहीं मिलता। भाग गए सारे छोड़ छोड़ के मैदान में। लोगों को समझ में आ रहा है जैन जी हर चीज का जवाब दे रहा। असली चीजें जो ढूंढ के जो है वो ले आता रही, असली चीज तो ये है। आप क्यों ड्रामा कर रहे हो? तो ये जो इस आंदोलन की जो खासकर जो नैरेटिव को नियंत्रित जो कर रखा था, उस नैरेटिव को जिस तरीके से रहा गया है, उस मायने में ये और बड़ी जीत हो जाती है। अच्छा, तो जो आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की, एक सवाल और उपजता है इससे कि जो देश भर में छात्र आंदोलन है, वो क्या इसे लगता नहीं कि भविष्य में, आने वाले समय में और मजबूती ग्रहण करेगा? विभिन्न प्रदेशों में आज भी छात्र संघ के चुनाव प्रतिबंधित हैं, या वो प्रत्यक्ष चुनाव परिणाम नहीं होते। मतलब एक लोकतंत्र की जो नर्सरी होनी चाहिए, जो एक एक्सरसाइज होनी चाहिए यूथ की, छात्र संघ चुनाव के जरिए, उस पर भी काफी अंकुश हैं। या जो छात्र राजनीति के लिए एक और भी स्पेस कम हुआ है, और दूसरे कारणों से भी। आपने ये नहीं लगता कि आने वाले दौर में छात्र संघ के चुनावों के लिए, या छात्र आंदोलन, या देश के विद्यार्थी विभिन्न मुद्दों पर सड़कों पर, कॉलेजों में, धरनों पर, प्रदर्शनों में एक मजबूत छात्र संघ, छात्र राजनीति का दौर और शुरू होगा? ये लगता है आपको? जैन जी ने लड़ाई का एक हिस्सा जीता, लड़ाई तो बाकी है नहीं। लड़ाई तो एजुकेशन को बचाने की थी। एजुकेशन को बचाने की लड़ाई तो आगे लड़नी है, उसको तो लड़ना ही पड़ेगा। उसको लड़े बिना तो कोई रास्ता नहीं है। अभी जो है जिस तरीके से यूजीसी के जो है वो
अनुदान जो बंद किए जा रहे हैं, भाई यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर बनो, बच्चों से फीस लो, अपने दम पे पढ़ाओ, हम जो है ये अनुदान नहीं दे सकते, हम कोई ग्रांट नहीं दे सकते। ये जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया चल रही है, स्कूलों में भर्तियां नहीं हो रही, कॉलेजों में भर्तियां नहीं हो रही, जो भर्तियां हो रही है उसका भी एक तमाशा देखने को मिल रहा है। अभी जो है HPSC का तो आंदोलन चल ही रहा था, 8 दिन भूख हड़ताल के बाद में उसको टेंट को उखाड़ दिया गया था, मतलब जिसमें आप एक भर्ती में 84 जो भर्तियां थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, केवल 3 भर्ती हुई। एक 600 650 भर्तियां होनी थी, उसमें केवल 151 भर्तियां हुई। एक में 1700 कुछ भर्तियां होनी थी और उसमें केवल 39, 1700 में से केवल 39 भर्तियां होती है। ये जो पूरा का पूरा ये जो तमाशा हरियाणा के अंदर चल रहा है, ये इसके खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। ये तो एक बार सीखा, ये तो ट्रेनिंग थी एक आंदोलन की। एक बीजेपी को झुकाया जा सकता है, बीजेपी को रोका जा सकता है। बीजेपी जो है, ये जो बीजेपी वाले लोग भी समझ रहे थे, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे, राजनाथ जैसे भी बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वास्तविक मुद्दों के ऊपर लड़ने की जरूरत है। इस NTA को जो तमाम पेपर लीक के लिए जो गुनाहगार एजेंसी है, उसको रद्द करने की जरूरत है। सरकार जो है वो खुद जो है एग्जाम करवाए, इसका एग्जाम का डिसेंट्रलाइजेशन हो, राज्य सरकारें जो है वो ये एग्जाम ले, ना कि केंद्र सरकार जो है सारे एग्जाम केंद्र सरकार जो उनको नियंत्रित करे। तो ये जो है बड़ा सवाल, शिक्षा को जो बचाने का, शिक्षा के सुधार का जो बड़ा सवाल है वो है। और जो शिक्षा के अंदर जो सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है, जो अभी भी जिसका बचाव किया जा रहा है, जो मुगलों की हिस्ट्री कैसे निकालोगे आप? मुगल जो है, आप जब 700-800 साल तक मुगल रहे, उससे पहले जो अलग अलग दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे, उनको आप इतिहास से मिटाओगे कैसे? मतलब वो तो है ना, जो सच है वो उसको पढ़ाओ। असल में ऐतिहासिक घटनाओं से जो सबक और शिक्षाएं लेनी चाहिए, उसकी बजाय एक झूठा इतिहास गढ़ने की जो एक परियोजना है, ये बड़ी घातक है और देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आज महाराणा प्रताप को जिता के आप क्या साबित करना चाहते? मतलब जो लड़ाई 500 साल पहले लड़ी जा चुकी है, आज वो तो इतिहास का हिस्सा है। आप आज उसको ऐसे पढ़ाओगे कि वो लड़ाई महाराणा प्रताप ने जीती थी, मतलब इससे महाराणा प्रताप की ज्यादा बहादुरी स्थापित हो जाएगी। ये मतलब एक भगत सिंह 1931 में फांसी टूट गया, देश तो आजाद 1947 में हुआ, इसका मतलब भगत सिंह की कुर्बानी का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जो राणा प्रताप की जो कुर्बानी है, एक बड़ी सत्ता के खिलाफ राणा प्रताप लड़े, उसके साहस को जो है वो जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उसके साहस को जो है वो इससे कमतर हो जाएगा कि वो एक लड़ाई में जो हार गए। मतलब इतिहास को तो इतिहास की तरह पढ़ाओ ना। आप अपने नायकों को पराजित, जो हमारे नायक पराजित हो ही नहीं सकते, इस तरीके से वो उनके पीछे दिव्यता क्यों स्थापित कर रहे हो कि वो अजय हैं, अपराजय हैं? मतलब कोई लड़ता हुआ एक लड़ाई के मैदान में शहीद हुआ, वो बड़ी कुर्बानी है, वो बड़ी बात है। उसको पूरे इतिहास का आप सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? इतिहास हमारा वो गंगा जमुनी तहजीब से बना हुआ है। वहां पर राणा प्रताप की सेना में भी जो पठान थे, राणा प्रताप के जो है जो हाकिम खान सूर जो उसके सेनापति थे, अब और अकबर की सेना का जो, अकबर तो वहां पे था ही नहीं, अकबर के तो कमांडर तो राजा मान सिंह थे। अब क्या पढ़ाना चाहते हो? उसका सांप्रदायिकीकरण कैसे करोगे? असल में इनको ना महाराणा प्रताप से लगाव है, ये तो मौजूदा राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इतिहास का दुरुपयोग किए घटनाक्रम है। और शिक्षा सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और पोगापंथ अंधविश्वास भी जो शिक्षा व्यवस्था के जरिए स्थापित किया जा रहा है, ज्योतिष जैसे पाठ्यक्रम ले आए आप, और एक प्रकार के जो शिक्षा मनुष्य के अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा करने वाले एक उपकरण, एक औजार होनी चाहिए। उसके माध्यम से एक दलदल में, एक अंधेरी सुरंग में धकेलने के लिए समाज को जो ये नई शिक्षा नीति के नाम पर और जो भी ये पाठ्यक्रमों में और नया एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इसकी सफाई होनी तो अभी बाकी है।
लेकिन एक और बातचीत है जी जो इस पर करनी चाहिए। अगर छात्र आंदोलनों का भी बात करें, आंदोलनों की भी बात करें, क्या ये छात्र आंदोलन की जो शुरुआती जीत है, ये आने वाले दौर के जो छात्र आंदोलन होंगे या दूसरे समाज के तबकों के आंदोलन होंगे, अभी बिल्कुल दरवाजा खटखटा रहा है एक आंदोलन, किसान आंदोलन की तैयारियां किसान मोर्चे, किसान संगठन पूरे देश भर में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार एक प्रकार से अमेरिका के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड पर दस्तक करने जा रही है। वहां पे तो सरेंडर किया हुआ है, अमेरिका के सामने तो सरेंडर किया मैं बड़ी बात भी हुई है, मतलब उस पर जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं भारतीय हितों का अमेरिका के सामने। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये नहीं लगता भाई आने वाले दौर में भी दूसरे जो तबकों के आंदोलन हैं उनके लिए एक बड़ी उनके फेवर में एक वातावरण या उनको एक ऊर्जा, एक हौसला इस आंदोलन से भी मिलेगा और सरकार जन आंदोलनों का दमन करने पर कुछ बैकफुट पाएगी, इस तरह का कुछ आपको लगता है? आना ही पड़ेगा। और इतना बड़ा आंदोलन प्रेरणा तो देता ही है। किसान आंदोलन के बाद में जो है एक प्रेरणा का संचार हुआ, बहुत से जो है अलग अलग तबकों के आंदोलन वहाँ पे जो खड़े हुए, वो किसान आंदोलन का जो है वो नैरेटिव यहाँ पे भी काम कर रहा था। किसान आंदोलन की प्रेरणा इस छात्र आंदोलन को भी ताकत दे रही थी, ऊर्जा दे रही थी। तो ये अभी तो ये बहुत बड़ा एक छात्रों का आंदोलन और जिस तरीके से मुकाबला किया, लठ चल रहे हैं, वो खड़े हैं, जिस पूरे में एक वो जो आज का जो जेनजी है जो जबरदस्त तरीके से जो है उसका मुकाबला जो कर रहा था। अब वो लड़की का फोटो देखा होगा आपने, एक लड़की जो है वो उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं एक बस के अंदर पुलिस वाले, और उस बस के सामने जो है बहुत ही कमजोर सी लड़की और खड़ी हो जाती है ऐसे उनको बचाने के लिए, बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। बिल्कुल वो जो हीरोइज्म होता है ना फिल्मों में और जो देखा है, वो एक नायक की तरह जो वो उसकी तस्वीर उभरती है। हमारे वो नायक है, हमारे देश के वो नायक हैं। एक और लड़की है उसी की जैसी, आपने देखा होगा कि वो लाठियां चल रही है तो वो लड़कियां जो है अपने दोस्तों को, उस आंदोलनकारियों को बचाने के लिए आगे खड़ी हो जाती है कि मुझे मारो, बीच में खड़ी हो जाती है। तो ये जो तस्वीरें इस आंदोलन की जान है, ये बहुत सी और तस्वीरें भी आगे आएंगी। तो ये आंदोलन जो है वो लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा, लंबे समय तक जो है प्रेरणा का स्रोत एक जो है, और खासकर नौजवानों के अंदर तो ये आंदोलन जो है एक मिसाल जो है, एक रास्ता इस आंदोलन ने नौजवानों के लिए दे दिया है कि आप आओ, बाहर निकलो, अपने मुद्दों को जो उठाओ और अपने मुद्दों के ऊपर जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ो। सरकारें जो है झुकती हैं, उन्हें झुकाने वाले चाहिए। तो आज आपने साथी नरेश के विचारों को सुना, इस आंदोलन के विभिन्न आयाम पर, विभिन्न पक्षों पर उनकी टिप्पणी को सुना। और असल में ये आंदोलन देखा जाए तो जो आयशा की नेता हैं नेहा जी, उनकी इतनी लंबी भूख हड़ताल और आयशा के साथियों की इतनी मेहनत और तैयारी की जीत है। ये आंदोलन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे, IC घोष जो उनके क्रांतिकारी नेता हैं, सुभाष जाखड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वहाब अब्दुल, प्रवेश त्यागी, पूरी की पूरी दूसरे जो छात्र संगठन का नेतृत्व भी है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और देश के कोने कोने से विद्यार्थियों को मैदान में उतारा, उनकी भी जीत है। ये जीत वास्तव में देखा जाए तो हर उस इंसान की जीत है जिसने लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के छात्र आंदोलन को दमन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये उन सब की जीत है। हम इस पूरे छात्र आंदोलन के विभिन्न आयामों पर, विभिन्न कोणों से, अलग अलग बुद्धिजीवियों से, समाज के तबकों से आपके बीच में बातचीत लेकर आते रहेंगे। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो भी अपनी बात बेधड़क, बेखटके, खुल के कहें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने भी समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।